आप सभी साथियों को नमस्कार। हमारे जितने भी फ्रेंड्स दोस्त एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सेट प्रैक्टिस का दूसरा सेट लेकर आया हूं आज मैं। तो आज हम जिस सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर का सेट है। आपको बता दूं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 22/2/2019 का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है एसएससीजीडी कांस्टेबल का। तो आप सभी तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट अति आवश्यक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, और आप सभी इस प्रैक्टिस सेट में आंक सकते हैं कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी फास्ट चल रही है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे समय व्यतीत होते जाता है और फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं और एग्ज़ाम सामने होता है, फिर आदमी बहुत प्रेशर में आ जाता है। तो साथ साथ में आपको क्लासेज के साथ साथ सेट प्रैक्टिस अति आवश्यक है। तो मैं हमारे सेट प्रैक्टिस में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो हमारा कुछ सेट है वो प्रीवियस ईयर का हो जाए, ताकि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी देख लेंगे, साथ में कुछ संभावित प्रश्न का सेट हो जाए। तो दोनों को मिक्सअप करके मैं लेके चल रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर 22/2/2019 में थर्ड शिफ्ट का ये एसएससीजीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है रीजनिंग, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। तो इसका प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहता है कि पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। क्या है? दी गई आकृति अंतर्निहित है। आप देखेंगे कि यह जो आकृति है ये किस में अंतर्निहित है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये क्या इसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे इस तरह का कोई लाइन ही नहीं है। है लाइन? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको डी नंबर में देखिए, डी में क्या दिख रहा है उस तरह की आकृति? डी नंबर में भी नहीं दिख रहा है। सी नंबर में दिख रहा है। सी में ऐसे तो है, लेकिन इस तरह की आकृति सी में नहीं बन रही है। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा से दिखेगा आपको। दूसरा प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक का संबंध 121 से कैसे है। तो आप देखेंगे कि 1 में जब हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है? 5 है, तो 5 में उसी तरह कितना ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। जैसे यहाँ पे है, ये दोनों का रिलेशन कैसे देखिए, यहाँ पे राष्ट्र है और राष्ट्र का संबंध राष्ट्रपति। यानी देखिए हमारे देश में जो राष्ट्र हमारा देश है उसका संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रधान, ऐसे चीफ तो ऐसे मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो हमारे देश का महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह आप देखेंगे ऑप्शन में अगर एक बार झांकेंगे तो यहाँ है राज्य मंत्री, राज्य प्रमुख सचिव, राज्य राज्यपाल और राज्य मुख्यमंत्री। जैसे देश का प्रधानमंत्री मेन तो होता है, लेकिन संवैधानिक हेड कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है। उसी तरह आप देखेंगे राज्य का तो चीफ मिनिस्टर मेन होता है, लेकिन संवैधानिक हेड कौन होता है? राज्यपाल। जिस तरह राष्ट्र का राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। आशा करूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हमारा जितने भी हम सेट प्रैक्टिस डालने वाले काफ़ी हेल्पफुल होने वाले आपके एग्जाम के लिए। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, उस संख्या युग्म की पहचान करें जो बाकी सबसे क्या है? अलग है। बाकी सबसे क्या है? अलग है। अब आप ध्यान से देखेंगे एक चीज़ कि 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 आएगा। 2 को भी 9 से करेंगे गुना तो 18 आ जाएगा।
10 को भी 9 से करेंगे गुना तो 90 आ जाए। आप देखेंगे कि यह तीनों क्या है आपका सेम है, लेकिन ए वाला क्या है डिफरेंट है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा और जूम करते हैं, शायद आपको उतना अच्छे से ना दिखे। अब हम अगले प्रश्न की बातें करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की। कहता है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। देखिए असंगत क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चारों में से 3 तो सेम होगा लेकिन एक सबसे अलग होगा। एक क्या होगा, सबसे अलग होगा। तो असंगत प्रश्न की पहचान करना है। अब देखिए यहाँ पे पहला है भाई, उसके बाद है बहन, उसके बाद है चाचा, और उसके पहले है मित्र। अब इसमें सबसे डिफरेंट कौन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भाई अपने फैमिली मेम्बर का नाम है, चाचा भी फैमिली मेम्बर में आते हैं, और भाई भी फैमिली मेम्बर में आते हैं, बहन भी फैमिली मेम्बर में आती है, लेकिन मित्र फैमिली मेम्बर का नहीं हो सकता है। यानी मित्र कोई भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है। इसलिए मतलब यहाँ पे एक हमें सोचना है कि डिफरेंट कौन है। तो यहाँ पे तो नज़दीक से डिफरेंट कौन लग रहा है, हमारा मित्र ही है, क्योंकि मित्र कोई भी हो सकता है। दूसरे के यहाँ कोई साथी, स्कूल का फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है। तो हमारा कौन हो जाएगा, मित्र। ये यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मित्र। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल करता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब आपको बता दूं कि दर्पण छवि क्या करता है, अपोजिट क्या बनाता है, इमेज बनाता है। जैसे ये जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ऐसे सी है, ठीक है। तो जैसे ये सी है, ये आपका सी है, तो जब दर्पण छवि आएगा तो इस सी को अगर इधर दर्पण लगाया गया है तो इस सी को कैसे बना देगा, ऐसे बना देगा। यानी उसको पलट देता है। इमेज दर्पण क्या करता है, चीज़ों को पलट के दिखाता है। तो आप देखेंगे यहाँ कि जब ये पूरा है, जब इसका यहाँ पे दर्पण लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये पूरे को पलट देगा। यानी क्या बन जाएगा, ये टी उधर चला जाएगा, उसके बाद डब्लू चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आई चला जाएगा, और एन भी क्या हो जाएगा, एन भी पलट जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, यानी पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है निम्न श्रृंखला में आने वाले अगले संयोजन का चयन करें। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सीरीज चल रहा है, ठीक उस सीरीज को समझना है और करना है कि अगले में क्या आएगा, अगली सीरीज में क्या हमें फिल इन करना है। तो आप देखेंगे कि पहला में x, फिर x के साथ 0 लगा दिया गया। दूसरा में 2x के साथ 0 लगा दिया। तो अगर इसी सीरीज से चले तो तीसरा में क्या आ जाएगा, 3x। और फिर अगला अगर एक और होता तो 3x के साथ क्या लगा देते, 0 लगा देते। यानी हमारा अगला तो है नहीं, हमारा में क्या आएगा, 3x। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमें अच्छे ढंग से आप समझा पा रहे हैं। इससे हमें क्या होगा, इनकरेज मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपको लिए और अच्छा से आपका अच्छे सेट को लेकर आएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। कहता है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब देखेंगे कि हमें ऐसा करना है कि जिससे क्या है, हमारा इक्वल टू में 5 है। तो आपस में जैसे यहाँ पे जैसे बोडमास का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसको चेंज करना होगा। तो आपको बता दूं कि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप जब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, फिर 5 + 5
-5। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इस माइनस को यहाँ कर देंगे, माइनस को यहाँ और मल्टीप्लाई को यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 - 5 + 5 × 5 / 5 = 5। अब देखते आता है यानी सबसे पता तो पहले डिवाइड होगा तो 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब फिर लिख देते हैं × 5 + 5 - 5। ठीक है, अब आप देखिए, अब मल्टीप्लाई होगा तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 + 5। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी किस में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 10 हो गया और माइनस में 5, तो इक्वल टू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 5। ये आपका करेक्ट हो गया। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता दूँ करना क्या है, मल्टीप्लाई को माइनस में, माइनस को मल्टीप्लाई में एक्सचेंज कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 9 में कह रहे कि निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है। अब देखना है हमें कि जो बाकी बना हुआ है कोष्टक वो किस तरह का बना हुआ है। तो देखिए ये कैसे आएगा, सॉरी थोड़ा सा, ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, उसे एक लाइन ऐसे आएगा, फिर क्या होगा, इस तरह से आप देखिए, फिर एक लाइन ऐसे आएगा। यानी आप देखेंगे इस कोष्टक को तो ये तो पूरा कर नहीं रहा है, ये ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे वाला लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कैसे वाला लाइन, ये ऐसे गया तो ये भी क्या होगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। आप देखिए प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे कहता है उस विकल्प को पहचाने जो निम्न समूह से संबंधित है। यहाँ पे है मेमना, बछड़ा। अच्छा ये देखिए सब बच्चा का नाम है, मेमना भी बच्चा का नाम है, बछड़ा भी गाय के बच्चा का नाम है, डिमकेट भी बच्चा का नाम है उसके। तो उस तरह से यहाँ पे देखेंगे सरीसृप नहीं होगा, जंगली पशु भी नहीं होगा, जलचर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पिल्ला। पिल्ला भी क्या, कुत्ते के बच्चा का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए कहता है श्रृंखला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्या करें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद क्या करना है आपका, श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आप देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या है। कोष्टक में 15 है आपका और 64 है। अब आप देखिए 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सही है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 और 9 का 81। थोड़ा आप गौर करेंगे, 1 का स्क्वायर 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, यानी एक सीरीज जा रहा है। लेकिन 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, दिया हुआ क्या है यहाँ पे 15 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा।
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 30, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 है, यानी ये क्या है आपका सही है। 9 का स्क्वायर 81 है। आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है, अब थोड़ा प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से प्रश्न को, प्रश्न में कह रहा है कि इनमें कोष्टक में रखी गई दोनों संख्याएं गलत है। दोनों संख्याएं गलत है, ये नहीं होगा। कोष्टक में रखी गई पहली संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। कोष्टक में रखी गई दोनों संख्याएं सही है। कोष्टक में रखी गई पहली संख्या बाएं से सही है और दूसरी संख्या गलत है। तो आप देखिए कि आपका पहली संख्या गलत है, दूसरी संख्या, पहली संख्या गलत है, दूसरी क्या है सही है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न में हम चल रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अगली संख्या का चयन करिए। देखिए, पहला 2500, उसके बाद 2400, 2200, 1900, 1500। अगला संख्या, अगला क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? तो आप यहाँ से देखेंगे कि 2500 में से कितना माइनस करेंगे? 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2400। 2400 से कितना माइनस करेंगे? 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2200। 2200 में से कितना माइनस है? 1900 आ जाएगा। तो 300 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1900। और 1900 में से कितना माइनस करेंगे? 400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1500। और 1500 में से कितना माइनस करेंगे? जब देखिए एक 100 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी 100 इंक्रीज कर देते हैं, उतना माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 500 माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पे 1000। क्या आ जाएगा? 1000। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आप अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है, ठीक है, यानी एक वर्ड है जिसका उपयोग 6 छात्रों PQRSTU द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। SQ के तुरंत बाद, अब यहाँ पे देखिए S हम बाद को इधर रखते हैं और पहले को इधर रखते हैं, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमेशा जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कहता है कि SQ के तुरंत बाद, यानी ये हमारा बाद हो गया और ये हमारा पहले, ठीक है। S, अब देखिए S जो है Q के तुरंत क्या है? बाद है, यानी इधर वाला बाद है, इसलिए क्या हो जाएगा? SQ के तुरंत बाद है, यानी Q S के पहले है नॉर्मल, उसके बाद है P से पहले इसका उपयोग करेगा। SQ के तुरंत बाद है और P से पहले इसका उपयोग करेगा। P से पहले यानी P से पहले यानी P इधर आ जाएगा, ठीक है। Q U के बाद शब्द को उसका उपयोग करेगा। Q U के बाद, Q क्या करेगा? U के बाद, यानी Q जो होगा U के बाद, यानी Q से U क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। अतः तो अब आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपका SQ के तुरंत बाद, तो S क्या है? S जो है Q के तुरंत बाद है, उसके बाद है P से पहले। तो S देखिए P से क्या है? P से पहले है। S क्या है? P से पहले है और Q के तुरंत बाद है। उसके बाद है T R के तुरंत बाद, T R के तुरंत बाद। T देखिए यहाँ पे R के तुरंत बाद है और U से पहले, T U से पहले है। Q U के बाद शब्द को उसका उपयोग करेगा। Q क्या करेगा? U के बाद, तो Q भी यहाँ पे U के बाद है। इस तरह से है, अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा? तो सबसे अंत में कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे P हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप, क्या कहता है कि 4 व्यक्ति, 2 पुरुष 2 महिलाएं एक रेस्तरां में बैठे थे। वे मेज के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में बैठे थे।
सबसे पहले हम बना ही देते हैं, फिर देखते। देखिए एक रेस्टोरेंट में आपको पता है कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 लोग बैठे हैं फिक्स से, एक इसमें होगा यहाँ पे बैठा हुआ, एक यहाँ पे बैठा होगा, एक इसमें बैठा होगा, एक इस पे बैठा होगा, चारों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठा होगा, तभी तो एक अपोजिट होगा, एक उत्तर होगा, एक पूर्व होगा, एक दक्षिण होगा, एक पश्चिम होगा। कोई भी महिला पूर्व दिशा का सामना नहीं कर रही है, यानी जो कोई भी महिला जो है पूरब में, कोई भी महिला पूरब में घूमी हुई नहीं है, अर्थात पूर्व दिशा में कोई भी महिला घूमी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है। अच्छा बताइए, ये पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है, तो इसके सामने अगर पुरुष नहीं होगा तो नॉर्मल बात है कौन होगी, महिला होगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने नहीं कर रही है, एक दूसरा लिंग चेंज हो रहा जा रहा है लिंग, ठीक है। एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। अब देखिए एक पुरुष किधर है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, यानी दक्षिण की मुंह करके बैठा पुरुष होगा, यानी दक्षिण तो इस दिशा की तरफ है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, एक पुरुष है, यहाँ भी क्या है, पुरुष है। तब सिंपल हो गया, यहाँ बच गया, वो कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार और नहीं समझ में तो एक बार बैक करके देखिए, हम बहुत सुंदर ढंग से समझा दिए आपको कि जिधर सामना पूरब की तरफ सामना नहीं करना है किसी भी पुरुष को, तो पूरब की तरफ महिला सामना कर गई, तो ठीक है। अपोजिट में कोई भी सेम लिंग नहीं है तो पुरुष हो जाएगा, पुरुष के सामने क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। और दक्षिण में भी कौन है, पुरुष मुंह करके रखा था, दक्षिण में यहाँ पे पुरुष हो गया तो इधर महिला हो गई। इस तरह से कहता है महिलाओं का मुंह किन दिशाओं में है। आप देखेंगे कि महिला का मुंह किधर है, ये देखिए, एक तो है वेस्ट की तरफ और एक महिला का मुंह है उत्तर की तरफ, यानी उत्तर और पश्चिम। किस तरफ है, उत्तर और पश्चिम, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि डी को 3, जी को 6, ऑल को 47 तो फ्लावर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब जब इस प्रश्न को देखेंगे ध्यान से तो क्या किया है वो देखिए। डी देखिए लेटर में कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, और इसको लिखा कितना, 3 है ना। उसका जी को देखिए, जी लेटर में कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, जी को लिखा क्या, 6। आप शायद इसका ट्रिक समझ गए क्या लगाना चाहता है। सेम आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, आउल है, क्या है, आउल है। अब देखिए यहाँ की ए का कितना नंबर है, ए आता है 15 नंबर पे, तो इसका लिखेंगे क्या, 14। देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद डब्लू का क्या होता है, डब्लू आ जाता है आपका कितने नंबर पे आ जाता है, 23 नंबर पे, तो लिखेंगे 22। उसके बाद एल है, एल कितने नंबर पे आ जाता है आपका, 12 नंबर पे, तो लिखेंगे इसका 11। आप तीनों को जब ऐड करेंगे 1 3 4 7 तो क्या आ गया, 47 आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि सच में उसने यही ट्रिक को अपनाया, क्या कि जो लेटर में जितना नंबर पे आता है उसे एक कम करके उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप इसे ऐड करेंगे एक एक करके तो आ जाएगा आपका आंसर 73। कितना आएगा आंसर आपका, 73 आएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुँच गए हैं। प्रश्न है, दिए गए विकल्प में निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। पहला है आपका, कुछ जानवर पक्षियां हैं, क्या है, कुछ जानवर पक्षियां हैं, गाय एक जानवर है। कुछ पक्षियां जानवर है,
गाय कोई पक्षी नहीं है। अच्छा देखिए, कुछ जानवर पक्षियाँ हैं। क्या है? कुछ जानवर पक्षियाँ हैं और गाय एक जानवर है। अब देखते हैं यहाँ पे, कुछ जानवर क्या है? पक्षी है। यानी मान लेते हैं कि ये बड़ा सा क्या है? जानवर है। इसमें से कुछ जानवर क्या है आपका? कुछ ही जानवर क्या है? पक्षी है। ठीक है, तो ये कुछ जानवर यानी ये पार्ट क्या हो गया? पक्षी का हो गया। यानी कुछ जानवर क्या है? पक्षी है। अब क्या बोलता है? गाय एक जानवर है। अब भाई गाय जानवर है तो जानवर के अंदर में ही तो गाय आता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। यानी गाय क्या है? एक जानवर है। अब देखिए, ये पूरा जानवर हो गया, जिसमें कुछ पक्षी जानवर हो गया, और इसमें ये पूरा क्या हो गया? गाय। तो गाय तो जानवर के अंदर आता है। कहाँ आता है? गाय जानवर के अंदर आता है। आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ, अब ध्यान से देखिए। पहला है कुछ जानवर पक्षी है। सबसे पहले जानवर बनाएंगे। ये क्या है? जानवर है ये। और कुछ जानवर क्या है? इसमें पक्षी है। ये पक्षी हो गया। यानी ये पार्ट जो हो गया आपका पक्षी का हो गया। और उसमें कहते हैं गाय एक जानवर है। तो जानवर के अंदर में गाय चला जाएगा, क्योंकि गाय भी क्या है? एक जानवर है। ये बनता है आपका। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं हम। कहते हैं कुछ पक्षी जानवर है। कुछ पक्षी जानवर है। अब आप देखिए कि कुछ जानवर अगर पक्षी हो सकता है, कुछ जानवर क्या हो सकता है? पक्षी हो सकता है, तो कुछ पक्षी भी जानवर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ पक्षी जानवर है, तो कुछ जानवर जब पक्षी हो सकता है तो कुछ पक्षी भी जानवर हो सकता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये तो सही हो गया। दूसरा है गाय कोई पक्षी है। गाय कोई पक्षी है। अब गाय कोई पक्षी तो हो नहीं सकता है, कुछ जानवर पक्षी हो सकते हैं, लेकिन गाय पक्षी नहीं हो सकता। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक सही है। केवल निष्कर्ष केवल क्या है आपका? केवल निष्कर्ष एक सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम 17 नंबर प्रश्न की ओर चले गए हैं। आपको बता दो कि यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपने अगर हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कंटिन्यू आपके लिए सेट प्रैक्टिस आते रहेंगे। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत की क्या करना है? पहचान। अब देखिए यहाँ पे के से क्या किया? एन लिखा। के में कितना ऐड किया? एल एम एन, यानी क्या कर दिया? प्लस कितना कर दिया? 2 लेटर स्किप कर दिया। यहाँ पे 2 लेटर क्या कर दिया? स्किप करके तीसरा लिख दिया। यू VWXY क्या कर दिया? यहाँ पे यू में देखिए VWX यानी यहाँ से 3 लेटर स्किप कर दिया। HLIJK यहाँ भी 3 लेटर स्किप करता है। OG अब यहाँ पे देखेंगे आप कि कितने लेटर स्किप कर रहा है? यहाँ पे C है। क्या है? यहाँ पे C है, तो यहाँ पे CDEF यहाँ भी प्लस 3 लेटर स्किप किया। तो यही है कि इसमें 3 सेम है, एक डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट का पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़े, निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय मानदंड प्रति हजार संख्या पर
50 बिस्तर का है, लेकिन इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 पर 200 बिस्तर उपलब्ध है। यानी मांग 150 है और इस राज्य में अस्पताल में प्रति 1000 पर 200 बिस्तर उपलब्ध है। अब क्या आंसर क्या है इसका, देखिए कह रहा है कि क्या राज्य का मानदंड उचित है, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 या 2 दोनों अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अब देखिए कि कह रहा है कि राष्ट्रीय मानदंड क्या है, प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर चाहिए, लेकिन इस राज्य में प्रति 1000 पर कितना है, 200 बिस्तर। इसका मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, यहाँ का क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर अच्छा है, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। इसका मतलब तो यही ना हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मानदंड क्या हो जाएगा, सबसे पहला है राज्य का मानदंड तो 150 क्या दे रहे हैं 200, मानदंड तो उचित है नहीं, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, अच्छा है। क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली अच्छा है, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल 2 आपका परफेक्ट आएगा, यानी केवल डी निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। रोग है, तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि सुखंडी का संबंध हड्डी से है, ये सही है। रतौंधी का संबंध आंख से है, ये भी सही है। पीलिया का संबंध यकृत से, ये भी सही है। तपेदिक का संबंध हृदय से नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 दोस्त PQRSTU एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। P एक चरम छोर पर बैठा है, P क्या है, एक चरम छोर पर बैठा है। T P और U के बीच में बैठा है। T क्या है, P और U के बीच में बैठा है। R U के बिल्कुल बाएं और Q के बिल्कुल दाएं बैठा है। सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, देखिए हम मान लेते इधर लेफ्ट इधर राइट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि P एक चरम छोर पे बैठा है, P क्या है, एक चरम छोर पे बैठा है। अब किधर बैठा है वो पता नहीं है मेरे को, इसलिए आगे देखते, इससे हमें पता नहीं चले। T P और U के बीच में बैठा है। T क्या है, T क्या है, P और U के बीच में बैठा है। R U के बिल्कुल बाएं, R U के बिल्कुल क्या है, बाएं। सबसे पहले देखते हैं T जो है P और U के बिल्कुल बीच में बैठा है, R U के बिल्कुल क्या है, बाएं बैठा है। तो देख लेते हैं, R जो है U के क्या है, बिल्कुल बाएं बैठा है। R जो है U के बिल्कुल बाएं बैठा है। किधर बैठा है, बाएं बैठा है। Q के बिल्कुल दाएं बैठा है। R जो है U के बाएं और Q के क्या है, दाएं बैठा है। Q के क्या है, दाएं बैठा है। उसके बाद हमने पहले पढ़ा था कि T क्या है, P और U के बीच में है। तो T जो है P और U के क्या है, बीच में है। कितने हो गया, 2 4 6, 2 4 6, देखिए 6 हो गया ना। L एक और बचा है आपका, ये तो लेफ्ट साइड है ना। उसके बाद है, इसके बारे में अगर कुछ बताया नहीं है तो जब P लास्ट छोर पर है और P आपका इधर आ गया, यानी इस कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा। इस कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा। इस तरह से कह रहा है सबसे दाएं छोर पर कौन है, P है। आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, P। अगले प्रश्न आपको बता दूं कि अभी आपके एग्जाम में टोटल 20 जो है रीजनिंग के प्रश्न होंगे, तो हम 20 ही करवा रहे हैं। नेक्स्ट 5 प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। अगले हम अब नेक्स्ट जो है जीके का प्रश्न देखते हैं। अब पहला प्रश्न आपका आ गया है सामान्य पेपर 2 में, जो है पार्ट 2 होता है सामान्य जानकारी, इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है।
तो आपको बता दूं पीर पंजाल सर्वोच्च चोटी का सबसे जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका हो जाएगा इंद्रासन। कौन हो जाएगा? इंद्रासन। उसके बाद है अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी या विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए पता है आपको गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन भी पाया जाता है। क्या होता है? कैरोटीन। उसके बाद आपका अगला है ये सुखंडी। यहाँ पे ध्यान रखिए, सुखंडी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अफ्रीका की किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? आपको बता दूं कि किलिमंजारो। अगला प्रश्न है आपका अफ्रीका का किलिमंजारो का जो सर्वोच्च चोटी है वह किस देश में है? तो बता दूं वह तंजानिया में है। किस देश में है? तंजानिया में है। एशिया का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? आपका माउंट एवरेस्ट है। आपको पता है यह कहाँ है? नेपाल में है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो है यूरोप का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अल्बुर्ज है। कौन सा है? अल्बुर्ज। याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? ठीक है। उसके बाद आपका है तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बता दो कि तीजन आपका कहाँ मनाया जाता है? ये पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब राज्य में मनाया जाता है। प्लस में लोहड़ी ये भी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में उपस्थित है? तो रुंगराडो स्टेडियम किस देश में उपस्थित है? उससे पहले आपका एक प्रश्न छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? क्या? चमगादड़। तो बता दूं चमगादड़ के कारण इबोला। कौन सी बीमारी होता है? इबोला। इबोला वायरस के कारण होता है। जिसकी इबोला वायरस के कारण। किस वायरस के कारण होता है? इबोला वायरस के कारण। इसकी खोज 1976 में हुई थी। इस वायरस की खोज मतलब इस वायरस को पहचाना गया था। कब? 1976 में। उसके बाद है तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तीजन आपका पंजाब में मनाया जाना है। तीजन लोहड़ी ये सब कहाँ? पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो यह आपका कहाँ है? यह उत्तर कोरिया में है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर कोरिया में। ठीक है। बता दूं कि फुटबॉल के स्टेडियम को क्या कहा जाता है? फुटबॉल जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? फील्ड। और फुटबॉल का जो सबसे बड़ा जो कप है, गेम है, वो है फीफा। फीफा होता है। क्या होता है? फीफा। फीफा वर्ल्ड कप की स्टार्ट 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? तो बता दूं कि 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल भी किसे माना जाता है? आम को माना जाता है। बता दें कि आम का जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इंडिका। क्या? इंडिका। तो क्या है इसका नाम? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? ये आपका कौन है? चमगादड़। आपको बता दूं कि चमगादड़ कंपन से किसी भी चीज़ को क्या करता है? पहचान लेता है। आपको बता दूं कि चमगादड़
इंसान क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं इंसान, लेकिन चमगादड़ आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है। यह कंपन से पहचान लेता है। यह स्तनधारी है। क्या है चमगादड़, क्या है चमगादड़ आपका स्तनधारी जीव है। यह निशाचर है। क्या है निशाचर, यानी चमगादड़ क्या करता है, रात में विचरण करता है, यानी रात में भी वो क्या करता है, चलता है, इसलिए उसे निशाचर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS अंबर बॉक्स शब्दों का क्या अर्थ है। बात है कि विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी करार AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और क्या है AMS अंबर बॉक्स शब्दों का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बता दो कि इसका अर्थ है सब्सिडी। क्या है सब्सिडी। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लगभग 165 से अधिक देश शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 निर्देशित किया, जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, वो कौन थे। तो वो बता दें कि वो थे के राधाकृष्णन। कौन थे, के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी के पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो बता दे कि यह किया था आपका सिकंदर ने। किसने किया था, सिकंदर ने। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का युद्ध, जो महत्वपूर्ण युद्ध था, किसके साथ हुआ था, पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर के सेनाओं ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। किस नदी को, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में उसके बाद है आपका, अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी और खतरा। क्या हो जाएगा, गरीबी और खतरा। बताते कि प्राचीन पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो की उत्पत्ति हुई। पोलो की उत्पत्ति बता दूँ आपको कि मणिपुर में किसकी उत्पत्ति हुई, पोलो की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर में पोलो की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, अधिकांश अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो अंगूर में बता दूं कि आपको कि अंगूर में अधिकांशतः कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक अम्ल अंगूर में अधिकांशतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ज्योतिपुंज के लेखक कौन थे। ज्योतिपुंज के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे। तो बता दूं आपको कि ज्योतिपुंज के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। इस तरह से हमने 20 प्रश्न आपका जीके का कंप्लीट किया। अब अगला 20 प्रश्न हम देखेंगे हिंदी का। तो इस तरह से ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका यहाँ पे हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। अब हम 20 हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका हिंदी का प्रश्न, तो यहाँ से देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या दीजिए, एक शब्द दीजिए। जो उपकार ना करे, जो उपकार ना करे उसे क्या कहेंगे, कर्मठ कहेंगे, कर्मज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे या कृतघ्न कहेंगे। जो उपकार ना करे ना, जो उपकार को माने, तो जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। और जिसको आप उपकार कर दिया और वो नहीं माना तो वो हो जाएगा आपका कृतघ्न। क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पेट पर लात मारना मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन है पेट पर लात मारकर लड़ना, गलत। बहुत भूख लगना, ये भी गलत। लात से पेट पर चोट पहुंचाना, ये भी गलत। आजीविका से वंचित होना, ये सही हो जाए। क्या हो जाएगा, पेट पर लात मारना, यानी आप सुनते हो ना, उसने उसके पेट पर लात मार दिया, यानी उसको आजीविका से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। 78 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने।
विलोम। वाचाल, जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। तो जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी किसका? तो अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें कौन सा पंखुड़ी सही है? तो आपको बता दूं, इसमें आपका ये डी नंबर क्या हो जाएगा? पंखुड़ी, ये वाला सही है। अगला है 80 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शेर, शेर का पर्यायवाची। तो यहाँ पे देखिए शेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। इसके अलावा शेर को क्या बोलते हैं? सिंह भी बोलते हैं, मृगेंद्र भी बोलते हैं। उसके अलावा जो आपका अनल, अनल आग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आग को कहा जाता है। धेनु गाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। चंद्रमा किसको कहा जाता है? तो राकेश चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर, कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। समय से नियोजन है, समय में नियोजन है, समय का नियोजन है, समय की नियोजन है, समय को नियोजन है। इसमें देखने की कौन सा उसमें सुटेबल आएगा, उसका चयन करना है। क्या करना है? चयन करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें समय से नियोजन गलत होगा, हो जाएगा समय का नियोजन। क्या हो जाएगा? समय का नियोजन। उसके बाद है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तलवार, तलवार को क्या क्या कहा जाता है? बता दो। तलवार को खड़ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवार को खड़ग। तलवार को शमशीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, शमशीर। उसके बाद छीर, छीर मतलब होता है जलाशय। क्या होता है? जलाशय। छीर को जलाशय कहते हैं। वसन, वसन मतलब वस्त्र या कपड़ा। याद रखिए, वस्त्र या कपड़ा। उसका तरग, तराग। तो क्षीर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षीर मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? क्षीर मतलब समुद्र। और तराग मतलब क्या होता है? जलाशय। ठीक है। खड़ग मतलब तलवार। वसन यानी वस्त्र या कपड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार करना है आपको। यानी प्रश्न देखना है, उसके बाद आपको इसके आंसर को क्या करना है? करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले पढ़ना होगा इस गद्यांश को। क्या है? अब देखिए, भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला के लिए विश्व में क्या है? विश्व में क्या हो जाएगा? ए में देखिए, प्रसिद्ध है, सम्मान है, अज्ञात है, महान है। तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध है। 1 नंबर बन गया। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत, अद्भुत क्या है? नमूना है। क्या है? अद्भुत नमूना है। उसके बाद तीसरा है, अपनी निर्माण कला के कारण ही यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। किसमें? अजूबों में से एक है। क्या हो जाएगा? अजूबों में से एक है। उसके बाद है, सफेद संगमरमर से बने ताज की, सफेद संगमरमर से बने ताज की डैश का निर्माण, ताज की डैश सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यानी अनुपम सुंदरता, जिसके समान कोई न हो। अनुपम सुंदरता। क्या हो जाएगा? अनुपम सुंदरता को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की डैश में करवाया था।
तो याद में करवाया था। किस में हो जाएगा? याद में करवाया था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब हम 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक को डैश की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौकीदारी, जहांगीरदारी, जमींदारी, भागीदारी। तो क्या हो जाएगा? भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुरलीधर, 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 ये वाला हो जाएगा सबसे लास्ट, यानी डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। उसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं अपनी किताब अपने मित्र को दे दी। यहाँ पे हो जाएगा मैंने अपनी पुस्तक अपने मित्र को दे दी। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। राजनीतिक दल आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। यहाँ पे आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक दल पूरा करते हैं। आपसी तनाव की नहीं, आपसी तनाव से लाभ उठाकर, यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न में दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिकारी ने सिंह पर गोली चलाई पर वह बच निकला। तो शिकारी ने सिंह पर क्या चलाई? गोली चलाई। तो यहाँ क्या करना है? क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा मृगेंद्र। शिकारी ने किस पे? मृगेंद्र पर गोली चलाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पीछा छुड़ाना मुहावरे का शर्त रहित है। पीछा नहीं, पीठ लगना। क्या है? पीठ लगना। पीठ लगना का क्या अर्थ होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? पीछा छुड़ाना। पीठ छुड़ाना मतलब क्या? पीछा छुड़ाना। उसके अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का लड़की एक क्या है? समान है, भाग है, जैसा है, रिश्ता है। एक समान है। लड़का लड़की आजकल क्या हो गया? एक समान है। उसके बाद 95 नंबर क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या देना है? एक शब्द दीजिए। जैसे आपका है, जिसका इलाज न हो सके। जिसका इलाज न हो सके उसे कौन सा बीमारी बोलते पता है? उसे बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं? असाध्य। क्या बोलते हैं? असाध्य। इस तरह से आपका हिंदी का प्रश्न हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किया। आपको बता दूं कि इसमें हम रीजनिंग, हिंदी और जीके के प्रश्न को शामिल कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैथ का प्रश्न भी मेरे द्वारा बताया जाए, उसका भी प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि मैं मैथ का प्रश्न को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मैथ का भी इसमें शामिल कीजिए सेट प्रैक्टिस में। तो आपको मैं मैथ को भी उसमें शामिल करवा दूँगा। उसके बाद में आपके लिए स्टैटिक जीके, यानी जितने भी रटने वाले जीके हैं, खासकर लगभग जीके सारे कवर हो जाते हैं, उसके लिए भी आपका इसमें क्लासेस चल रहे हैं हमारे चैनल से ही। तो आप स्टैटिक जीके में भी आप उसमें जाकर आप जितने भी जीएस है, जीके है, उसको आप देख सकते हो। वहाँ पे उसमें बार बार ट्रिक्स भी यूज किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से ढंग से याद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।